भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी और सरकार की तमाम सारी रोचक और चटपटी खबरों को लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। यूपी के समाज कल्याण विभाग में इन दिनों ये शेर काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। मामला प्रमुख सचिव बीएल मीना के उस कृत्य से जुड़ा है जिसके चलते डायरेक्टर बालकृष्ण त्रिपाठी को अस्पताल जाना पड़ गया। पूरे प्रदेश में समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के कर्मचारी प्रमुख सचिव को हटाने पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका व्यवहार अपने अधीनस्थों के प्रति अच्छा नहीं है। भरी मीटिंग में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब पूरा प्रदेश सुनता है तो वो तमाम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की और अधिकारियों को बात कहते हैं। बालकृष्ण त्रिपाठी आईएएस अफसर हैं और उनको जब डांट पड़ी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और अस्पताल में भर्ती हो गए। उसके बाद से पूरे प्रदेश में समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए, तालाबंदी कर दी। लेकिन बीएल मीना को जिस तरह से सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उनकी रिपोर्ट पर सरकार ने समाज कल्याण के निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी को हटा दिया और राकेश कुमार को उनकी जगह नया डायरेक्टर बनाया गया है। तो फिलहाल जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी हवा निकाल दी गई। सरकार ने ये कहा कि वो प्रमुख सचिव को हटाने को तैयार नहीं, उसका ये साफ मैसेज है, जिसको काम करना हो तो वो रहेगा, नहीं तो जाए। कुल मिलाकर ये है कि बाबूलाल मीना की वजह से उनके दोनों मंत्री भी परेशान हैं और पिछली कई सरकारों से ऐसा चलन बनता जा रहा है कि मंत्रियों की विभाग में ऐसे अधिकारी तैनात कर दो जो उन्हें तंग करते रहें। अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी और समाज कल्याण के मंत्री हैं रमापति। ये दोनों भी अपने प्रमुख सचिव से अंदर खाने बेहद दुखी हैं, लेकिन चूंकि मिनिस्टर हैं तो वो सतह पर अपनी बात नहीं ला सकते। कर्मचारियों से बातचीत का वो काफ़ी कुछ आंदोलन के दौरान सहानुभूति दिखाने का और काम पर लौटने का अनुरोध तो करते हैं, लेकिन इस पूरे आंदोलन में मज़ा उन्हें भी आ रहा है। हालांकि सरकार और मुख्यमंत्री इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है कि वो बाबूलाल मीना को इस पद से हटाएंगे। ब्यूरोक्रेसी की ये लड़ाई भ्रष्टाचार की वजह से है या अहम की वजह से, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ी करती है। दूसरी बात ये भी आती है कि जो डायरेक्ट आईएएस अधिकारी हैं वो राज्य सेवा से प्रमोट हुए पीसीएस से आईएएस बने अफसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें दोयम दर्जे का समझते हैं। ये जरूर है कि समाज कल्याण में छात्रवृत्ति को लेकर जो डायरेक्टर और प्रमुख सचिव के बीच शीत युद्ध हुआ था उसका समापन हो गया है और बालकृष्ण त्रिपाठी को हटाने के बाद बाबूलाल मीना विजयी उम्मीदवार के तौर पर उभर कर आए हैं और अब कर्मचारियों ने भी हड़ताल खत्म करके काम पर वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। तो फिलहाल मंत्री भी मन ममोस कर इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन आने वाला वक्त चुनावी है और सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। ऐसे में अगर आईएएस अधिकारी मंत्रियों और विभागों में खुद ही चुनौती बन जाएंगे तो विकास के काम कैसे होंगे और जनता के बीच जो समाज के कल्याण और भलाई की बातें सरकार करती है वो कैसे पहुंचेंगी, ये सब बड़े सवाल हैं। यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से जो स्टेट यानी राज्य सेवा का कैडर है वो रसातल की ओर जा रहा है, वो मृतप्राय हो चला है। डायरेक्ट अधिकारी चाहे वो आईपीएस में हो या आईएएस में, स्टेट कैडर को बर्फ में लगाते जा रहे हैं। पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने अधिकारी जिलों में बेहद कम संख्या में मौजूद हैं, बहुत बड़ी मात्रा डायरेक्ट अफसरों की है। इसके अलावा पीसीएस अफसरों के लिए जो पद उत्तर प्रदेश में आरक्षित थे वहां भी डायरेक्ट सेवा के आईएएस अधिकारी अब कब्जा कर रहे हैं।
इस पूरे मामले में पीसीएस संगठन पंगु नजर आ रहा है। उसके पास अध्यक्ष तक नहीं है, उनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करने वाला भी नहीं। आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी में जो स्टेट कैडर है पीसीएस अफसरों का, वो क्यों मृतप्राय होता जा रहा है। सबसे पहले अगर नजर डालें तो 75 जिलों में से मात्र 19 जिले ऐसे हैं जहां पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने अधिकारी डीएम हैं। 56 जिलों में डायरेक्ट आईएएस अफसर डीएम हैं। इसी तरह से अगर आप नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण और सीडीओ के पदों पर देखेंगे तो जो पद अभी तक पीसीएस अफसरों के लिए आरक्षित हुआ करते थे, वो पद भी अब सारे के सारे पर आईएएस अधिकारियों का कब्जा है बहुतायत में। अगर हम चर्चा करें तो प्रदेश में मात्र 2 प्राधिकरण ऐसे हैं, झांसी और अयोध्या, जिनके जो वीसी हैं वो पीसीएस अफसर हैं। बाकी करीब 16 प्राधिकरणों में डायरेक्ट आईएएस अफसरों का कब्जा है। 75 जिलों में मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहां पर पीसीएस अधिकारी सीडीओ हैं और 49 में डायरेक्ट आईएएस अफसर सीडीओ हैं। नगर निगमों में आइए, मात्र 4 नगर निगम 16 में से जहां पर पीसीएस अधिकारी नगर आयुक्त हैं, बाकी 12 में डायरेक्ट आईएएस अफसर वहां पर नगर आयुक्त के रूप में तैनात हैं। इन सब चीजों पर दबी जुबान तो बहुत सारे अधिकारी बात करते हैं, लेकिन वो सरकार के सामने खुलकर कुछ बोल नहीं सकते। उनकी बात उठाने के लिए एक संगठन भी बना था, पीसीएस एसोसिएशन। वो संगठन इस समय अध्यक्ष विहीन है, वहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है। महासचिव हैं पवन गंगवार, वो एलडीए में इस समय सेक्रेटरी हैं। कहा जाए तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष का भी चार्ज उनके पास है। लेकिन जब एजीएम नहीं हुई काफ़ी समय से, नया अध्यक्ष नहीं है, तो महामंत्री क्यों जाएगा बेवजह उंगली करने। तो सब अपनी अपनी नौकरी करने में लगे हैं। लेकिन भागीदारी का घटता स्तर, सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। जिन्होंने इस प्रदेश में पूरा जीवन खपा दिया, 30-30 साल 40-40 साल की नौकरी करके, अगर उनको सेवा के आखिरी दिनों में अच्छे पद नहीं मिलेंगे, विभागाध्यक्षों के पद नहीं मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो कुंठित होंगे, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। और ये जो भेदभाव है, इसके लिए, इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री का कार्यालय है, नियुक्ति विभाग है, लेकिन शायद वो भी इस ओर ध्यानाकर्षण नहीं करा पाता। तो स्टेट कैडर को क्या बर्फ में लगा दिया गया है, या सरकार उनको दोयम दर्जे का मानती है, या ज़्यादातर अधिकारियों को सरकार मानती है कि ये अकर्मण्य हैं, काम नहीं करते हैं, या भ्रष्टाचार ज़्यादा करते हैं। क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बहरहाल ये चिंतन का समय है, कैडर के लिए भी और सरकार के लिए भी। जिनके पास पैसा है वो हर सरकार में कामयाब रहते हैं, फिर चाहे वो सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर तमाम ढपली पीट रही हो या जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो। मामला लखनऊ में एक टाउनशिप और एक बहुत बड़े बिल्डर से जुड़ा है, जिसने सुल्तानपुर रोड पर अर्जुनगंज के सरसावा में एक एमआई सेंट्रल पार्क बनाया है। कादिर बिल्डर का यह एमआई सेंट्रल पार्क भ्रष्टाचार और धोखेबाजी की नींव पर खड़ा है। समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी और धोखाधड़ी के दम पर एमआई बिल्डर ने डीपी बुद्धि राजा की यह जमीन हथिया ली थी। 6000 वर्ग मीटर का एग्रीमेंट कराकर 31,000 वर्ग मीटर पर कब्जा कर लिया। हैरत की बात यह है कि समाजवादी सरकार के जितने अफसर इस प्रोजेक्ट में मालामाल हो रहे थे, लाभान्वित हो रहे थे, उससे ज़्यादा अफसर बीजेपी सरकार में कादिर बिल्डर की पैरवी करने में लगे हैं। आखिर उस बिल्डर के पास ऐसी क्या खासियत है कि 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं कर पाई। शुरुआत अगर हम करें तो सरसावा में जो कादिर बिल्डर का एमआई सेंट्रल पार्क बन रहा है, यह कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन यह जमीन सेना के फायरिंग रेंज में आती है।
जिस पर 2025 तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उसके बावजूद एलडीए ने बिना एनओसी के इस प्रोजेक्ट का नक्शा गलत पास कर दिया। समाजवादी सरकार में उसके इशारे पर एलडीए बीसी से लेकर प्रमुख सचिव आवास तक नाचते रहते थे, जबकि आवास विकास द्वारा यह जमीन बहुत पहले अधिग्रहित की गई थी और उसकी एनओसी के बिना एलडीए ने यह नक्शा पास कर दिया। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष देखना हो तो एमआई सेंट्रल पार्क के इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं। भाजपा की सरकार आई और डीपी बुद्धि राजा जो पीड़ित हैं वो सैकड़ों बार अपनी बात रेरा में, आवास विकास में, एलडीए में और सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय तक दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत और उनकी परेशानी दूर करने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के मामले में सरकार कैसे नाकाम हो रही है, इसकी बानगी आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से आवास विभाग ने यह प्रोजेक्ट जांच के नाम पर लटकाए हुए हैं। इसका निर्णय नहीं हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्री विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने यह साबित कर दिया है कि जो एग्रीमेंट है वो मात्र 6000 वर्ग मीटर का हुआ है और एलडीए ने 31,000 वर्ग मीटर पर नक्शा पास किया है। इतना बड़ा धोखा बिना एनओसी के, लेकिन सरकार का कोई अफसर इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जब जब मुख्यमंत्री के स्तर से इस मामले में कार्रवाई की कोशिश होती है, अधिकारी उनको गुमराह कर देते हैं। कई सारे अफसर, जज, नेता किसके किसके पैसे इन प्रोजेक्ट में लगे हैं, यह भी एक रहस्यमयी बात है और ये जांच का विषय है। लेकिन जो सरकार समाजवादी पार्टी को गुंडों की सरकार और भ्रष्टाचारियों की सरकार कहती थी, उसके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अब यह तैयार नहीं है, ना उसके अफसर तैयार हैं। लखनऊ में इस परियोजना के तहत एमआई बिल्डर ने अब तक हजारों लोगों का पैसा लगा लिया है। तमाम सारे लोग अपने जीवन की गाढ़ी कमाई यहाँ फ्लैट खरीदने में लगा रहे हैं। वो अंधेरे में हैं कि उनका पैसा फंस सकता है, उनके जीवन की पूरी कमाई जा सकती है, क्योंकि ये ज़मीन लिखा पढ़ी में भी धोखा हुआ है। इस ज़मीन में दलितों की ज़मीन को सामान्य दिखाकर भी इस प्रोजेक्ट में ज़मीनें लिखवाई गई हैं और साथ ही साथ यह ज़मीन सेना के फायरिंग रेंज में भी अधिसूचित है। एक नहीं, सैकड़ों गड़बड़ियां हैं, फिर भी सरकार इस पूरे मामले में जांच के नाम पर लिंगर ऑन करने में लगी है। बिल्डर को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, अफसर इस काम में दिन रात लगे हुए हैं। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार कई मीटिंग के बाद इस मामले को ठंडे बस्ते की ओर ले जा रहे हैं। एलडीए के पुराने बीसी और नए बीसी पहले तो बात सुनने को तैयार नहीं थे और नए बीसी अभिषेक प्रकाश ने तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। आवास विकास परिषद का रोल भी कुल मिलाकर ऐसा ही है। तो एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा हुआ परिवार इंसाफ पाने के लिए दर दर गुहार लगा रहा है, ठोकर खा रहा है कि उसे एक बिल्डर से मुक्ति दिलाई जाए, उसकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। सरकार ना तो इस प्रोजेक्ट पर कोई कार्रवाई कर रही है, ना रोक लगा रही है और हजारों लोगों का पैसा इस प्रोजेक्ट में लग रहा है। बिल्डर खुलेआम बुकिंग कर रहा है, लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने की तैयारी है। एमआई सेंट्रल पार्क विवादित है, उसका नक्शा फर्जी है, उसने ज़मीनें फर्जी ढंग से अर्जित की हैं, लेकिन सरकार इस बिल्डर पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो जो सरकार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई है, उसका यह नारा अब खोखला साबित हो रहा है। जनता और विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की नाक के नीचे राजधानी लखनऊ लगातार फिसड्डी साबित हो रही है। विकास कार्यों में और जन समस्याओं के निस्तारण में लखनऊ की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। डीएम अभिषेक प्रकाश के नेतृत्व में लखनऊ का सर लगातार झुका है। हर महीने यूपी सरकार जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर जो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायतें आती हैं, उससे जिलों की रैंकिंग जारी करती है। लखनऊ का जो नंबर पहले 49 था, अब वह खिसक कर
71वें पायदान पर आ गया है, यानी कि यूपी के 75 जिलों में अब लखनऊ 71वें नंबर पर आ गया है। अभिषेक प्रकाश सरकार की आंख के बड़े तारे और दुलारे हैं और उनके नेतृत्व में लखनऊ का विकास रसातल की ओर जा रहा है। लखनऊ के साथ साथ बरेली और सबसे आखिरी नंबर पर आगरा है। ये संयोग है कि लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, बरेली के नीतीश्वर कुमार और आगरा के प्रभु नारायण सिंह, ये तीनों सरकार के बड़े चहेते अधिकारी हैं। लखनऊ तमाम मामलों में पिछड़ता जा रहा है, लेकिन अभिषेक प्रकाश के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। जब सरकारों के लिए जनता के बजाय अफसर महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। अगर बहुत बड़े बड़े जिलों के इतर छोटे जिलों पर जाएं तो आप देखेंगे कि अमेठी, हरदोई, कासगंज जैसे जिलों ने इस बार रैंकिंग में टॉप किया है। वहाँ के डीएम शानदार काम कर रहे हैं। 11 जिले ऐसे हैं जो नंबर 1 की रैंकिंग में आए हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री रोज चेतावनी देते हैं कि जिन जिलों से ज़्यादा शिकायतें आएंगी वहाँ के संबंधित डीएम को, एसडीएम को, थानेदार को कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। वो जन समस्याओं के निस्तारण पर ध्यान दें। लेकिन जब सरकार के नाक के नीचे ही जब चिराग तले ही अंधेरा है तो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश पर कितना अमल होगा ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल यूपी का जो चेहरा है राजधानी है, राजधानी की जो हालत है वो मुख्यमंत्री के पोर्टल खुद बयां कर रहा है। अब ये महज संयोग है कि सरकार की नज़रों में अभिषेक प्रकाश का जो ग्राफ है वो आसमान छू रहा है और लखनऊ का विकास पेंदे से लगता जा रहा है। सरकार ये खुद तय करे कि उसको अपने दुलारे और चहेते अफसर चाहिए या उत्तर प्रदेश और लखनऊ के जनता की समस्याओं का निस्तारण। मुस्कुराती हुई सुबह हो तुम, गुनगुनाती हुई हवा हो तुम। देश की प्रशासनिक सेवाओं में तमाम ऐसे नाम हैं जो अपनी शासकीय प्रतिभा के साथ साथ कलात्मक अभिरुचि के नाते एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के एक ऐसे सितारे की जिसकी चमक कला के क्षेत्र में भी देश विदेश तक फैल रही है। 1997 बैच के आईएएस अफसर हैं डॉक्टर हरिओम। वो लगभग 11 जिलों में डीएम रह चुके हैं। उसमें कई सारे बड़े ज़िले हैं जिसमें इलाहाबाद है, गोरखपुर है, कानपुर है। प्रशासनिक दक्षता और क्षमता के इतर उनके अंदर ईश्वर ने एक और प्रतिभा दी जिसका पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है। खनकती हुई आवाज़ के जादू से वो मंचों पर महफिल लूट रहे हैं। उनके कई म्यूज़िक एल्बम, किताबें और कंसर्ट्स लोगों के सामने हैं। डॉक्टर हरिओम यूपी की ब्यूरोक्रेसी का वो चमकता सितारा है जिसको भारत में ही नहीं विदेशों में कई सम्मान से नवाजा जा चुका है। अमेठी के रहने वाले हैं और उनके नाम से कई और खासियत भी जुड़ी हुई है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 2011 में उनका पहला म्यूज़िक एल्बम इंतिसाब आया था। फिर धूप का परचम, ख्वाबों की हंसी जो काफ़ी मशहूर गज़ल रही, अमेरिका मेरी जान जो कहानी की पुस्तक है, और कपास के अगले मौसम में प्रसिद्ध कविता। फिराक सम्मान से वो सम्मानित हो चुके हैं और राजभाषा अवार्ड, लंदन, कुवैत और कई जगह उनको सम्मान मिला है। डॉक्टर हरिओम ईमानदार और तेज तर्रार अफसरों में उनकी गिनती यूपी की ब्यूरोक्रेसी में रही है। वो गज़ल गायक, कथाकार, लेखक, कई सारी प्रतिभाएं उनमें हैं और सरकारी नौकरी को पूरे मन से करते हैं और उसके बाद उनका मिजाज अलग होता है। जब किसी महफिल में वो आते हैं और माइक पकड़ते हैं तो उनका सुर बदला होता है और उनकी आवाज़ लोगों के दिलों तक को छूती है। उनकी गज़लों से उनके देश और विदेश में लाखों करोड़ों फैन बन चुके हैं। ये शौक उनका अब से नहीं है, ये बचपन से है
और स्कूल में भी वो मोहम्मद रफ़ी के गाने गुनगुनाया करते थे। उसके बाद वो इलाहाबाद में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इलाहाबाद के बाद उनका अगला पड़ाव जेएनयू दिल्ली आया। जेएनयू पहुंचने के बाद हरिओम को उनके जीवन की साथी डॉक्टर मालविका भी मिली, जो उनकी लाइफ पार्टनर हैं, उनकी क्लासमेट थी। आज उनकी 2 बेटियां भी हैं। लेकिन डॉक्टर हरिओम बचपन से पढ़ाकू हैं, कोई ऐसे ही नहीं बन गए। पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर रखी है और उनका जो सबसे चर्चित डीएम का कार्यकाल रहा वो 2007 में गोरखपुर के डीएम का था। एक दशक बाद 2017 में जब योगी सरकार बनी तब वो और चर्चा में आए और बीजेपी की सरकार में पिछले 4 साल से वो साइड में हैं। हालांकि उन्होंने इस समय का सदुपयोग गीत गज़ल और अपनी प्रतिभा को निखारने में किया। गोरखपुर में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी से उनकी टकराहट की वजह से आज वो 4 साल से किनारे पड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जैसी सरकार का आदेश होता है उसका पालन करना जिलाधिकारियों को मजबूरी भी होती है और 2007 में डॉक्टर हरिओम ने कर्फ्यू के दौरान उन्हीं आदेशों का संभवतः पालन किया था। लेकिन वो बात एक दशक बाद उनके लिए भारी पड़ गई, या यूँ कहें कि योगी जी के सरकार में आने के बाद से डॉक्टर हरिओम किनारे कर दिए गए। ये उनकी ताज़ा पुस्तक मानसरोवर यात्रा इन दिनों चर्चा में है और वो इसको लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार में भी जुटे हैं। बहुआयामी प्रतिभा का धनी यह आईएएस अफसर बेहद सरल है, जमीन पर से जुड़ा हुआ आदमी है और परिवार के प्रति समर्पित हैं। वो अपने परिवार और अपनी बेटियों से बेहद स्नेह करते हैं और उनके लिए पर्याप्त समय भी देते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो दौर है कि सरकारों के आगे जिस तरह से अधिकारी झुक जाते हैं, उसके इतर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम को ही सबसे बड़ा मानते हैं। वो चुपचाप अपने काम से मतलब रखते हैं। वो रीढ़विहीन अफसर नहीं हैं, वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और जनमानस की पीड़ा को समझते हैं। कवि, लेखक और प्रशासक एक साथ कई प्रतिभाओं का यह मालिक, उसकी गज़ल की खनकती हुई आवाज़ लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। तो ब्यूरोक्रेसी के एक इस चर्चित सितारे का जो जुदा अंदाज है उससे हमने आपको रूबरू कराया। कुल मिलाकर डॉक्टर हरिओम के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो प्रशासन के साथ साथ कला के इस क्षेत्र में भी यूपी और परिवार का नाम रोशन करते रहें। उनकी एक चर्चित गज़ल की 2 लाइनों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं कि मैं तेरे इश्क का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। तो बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।